कि 1951-52 में जो पहला चुनाव हुआ, आज़ादी की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, देश आज़ाद हो चुका था, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो जब वोट, तो वहाँ पर उस समय स्लोगन क्या था जी। और वो स्लोगन आपको बता देगा कि क्यों आज नरेंद्र मोदी इतने कामयाब है। उसमें था कि अ वोट फॉर कांग्रेस इज़ अ वोट फॉर नेहरू। तो इंदिरा गांधी का भी यही था, तो वो कहती थी कि आई एम द इशू। पूरी उनकी राजनीति उसी इर्द गिर्द रही थी। सर, तो जो दो मेजर पार्टीज हैं इंडिया की, भाजपा और कांग्रेस, और तो सर कांग्रेस की प्रेजेंट सिचुएशन आपको क्या लगती है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं जो है मैंने कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है 24 अकबर रोड, राइज एंड फॉल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस को देखिए एक बड़ा स्वतंत्रता संग्राम से उनको फ़ायदा हुआ, वो लोग जुड़े हुए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई विचारधारा नहीं है। तो सर राहुल गांधी काफ़ी सालों से कॉम्पीट कर रहे हैं, तो क्या सर आपको लगता है वेयर ही स्टैंड्स टुडे? अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उन्होंने बुनियादी गलती ये करी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी जी। तो उसमें वो और वो सांसद थे लोकसभा के चुने हुए, उन्हें मंत्री बन जाना चाहिए था। अगर वो मंत्री बनते तो लोग उनका कामकाज देखते। देश का 2 बार जो प्रधानमंत्री रहा हो, गृह मंत्री रहा हो, कहाँ खड़ा था? बस की लाइन में। आप कल्पना कर सकती है। तो ऐसे बहुत से आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि लोग बहुत भले नेक नियत और शरीफ लोग हैं। लोग बहुत से ऐसे भी पॉलिटिशियन हुए जो कर्जे में डूबे रहे क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा जनहित में पैसे खर्च कर देते थे। Hello, hi, this is Priyanka, and today on the very special episode of Living Unicorns, we have Mr. Rashid Kidwai. Sir, welcome to Living Unicorns. एंड सर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे हैं, इंडियन जर्नलिस्ट, और सर एक ऑथर भी हैं। सर ने अप्रॉक्सीमेटली 8 बुक्स, जी हाँ। सर ने 8 बुक्स लिखी हुई हैं। एंड सर नॉट ओनली ट्रैक्स इंडियन गवर्नमेंट बट पॉलिटिकल पार्टीज एंड हिंदी सिनेमा ऑल्सो। सो लेट्स टॉक टू हिम एंड नो अबाउट हिज इमेंस नॉलेज। सर वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स वंस अगेन। सो हम लोग बात कर रहे थे सर कि पॉलिटिक्स में लोगों को पता नहीं रहता है कि एक्चुअली लीडर्स कैसे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं। तो कैन यू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट इट थोड़ा बहुत? जी देखिए, हमारे यहाँ पर क्या है कि लोगों को जैसे राजनीति, सिनेमा और क्रिकेट, इसमें बहुत ज़्यादा रुचि है। पूरा हमारा टाइम मतलब एवरेज 4 घंटे 6 घंटे हमारा इसी के ऊपर खर्च होता है, मतलब चर्चा में या सोशल मीडिया के ज़रिए या अखबार टेलीविज़न के। लेकिन हम अपने लोग जो होते हैं, उसके जो प्लेयर्स हैं, राजनीति के जो खिलाड़ी हैं, Correct. उनके बारे में बहुत कम जानते हैं या हम उनको केवल भावनात्मक रूप से जानते हैं। तो मेरा प्रयास हमेशा ये कि इन्फॉर्म चॉइस हो, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी होता है नो योर लीडर। आप अगर वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो आप दुनिया भर की पहले स्टडी और रिसर्च करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फ्रंट लोडिंग कैसी होती है, टॉप लोडिंग कैसी होती है। लेकिन वोट डालते टाइम हम तुरंत जा करके वोट भावना में आकर के एक वोट डाल देते हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। Correct. तो बेसिकली माई आइडिया इज़ टू लेट रीडर्स, द वोटर्स नो हुज वॉट, उनके क्या अच्छे काम हैं, क्या उनकी कमियां हैं, क्या उनकी खूबियां हैं, वो क्यों राजनीति में कामयाब है। ऐसा प्रयास हो और किस्से कहानी के ज़रिए करता हूँ। मतलब ये नहीं होता, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा जो इस तरीके की जो स्टैटिस्टिकल वो होते हैं कि इतने पैदा हुए, उनके इतने बच्चे थे, उनके माता पिता ये करते थे, उस तरह की जानकारियाँ मैं ज़्यादा देने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं थोड़ा किस्सा कोई जो होता है किस्से कहानी के ज़रिए बताता हूँ, ताकि लोगों को उसमें रुचि आए और लोगों को पढ़ने में आनंद आए। करेक्ट सर। तो अभी इंडियन पॉलिटिक्स की जो करंट कंडीशन है, व्हाट वुड यू लाइक टू से कि क्या अगर हम डिफाइन करें तो कहाँ पर है इंडियन पॉलिटिक्स अभी? देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स बड़े दिलचस्प मतलब दौर पे है। देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट। हमेशा जो है वो चलता रहता है कि कौन बाजी मार जाएगा। अब 2014 से देश की राजनीति बहुत बदली है। लेकिन देखिए, व्यक्तिवाद तो यही के ऊपर मैं आपको बताऊँगा, दिलचस्प बात बताऊँ। आज कहा जाता है कि पूरी राजनीति नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रही है। पूरा विपक्ष भी उनको घेरने के चक्कर में रहता है और वो नाकाम रहा है अभी तक। और नरेंद्र मोदी के नाम से ही, मतलब जैसे लोकतंत्र में होता है, जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है कि एमपीज जो हैं, लोकसभा के सदस्य, वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य चुन रहा है। पार्टी का टिकट मिल गया, अगर प्रियंका सिंह को टिकट मिल गया तो प्रियंका जीत जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा उनका उपलब्धि है। हाँ, लोकसभा की जो आपने बात बताई कि मोदी जी उनको चुन रहे हैं, या मोदी जी को कोई अब विपक्ष उतनी तरीके से इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है उनके ऊपर, सर ऐसा क्यों है, क्यों लगता है आपको? देखिए, ये हमेशा होता है। तो हमारे यहाँ एक्चुअली व्यक्तिवाद बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ध्यान दिलाऊं आपके माध्यम से, आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, कि 1951-52 में जो पहला चुनाव हुआ, आज़ादी की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, देश आज़ाद हो चुका था, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो जब वोट, तो वहाँ पर उस समय स्लोगन क्या था जी। और वो स्लोगन आपको बता देगा कि क्यों आज नरेंद्र मोदी इतने कामयाब है। उसमें था कि अ वोट फॉर कांग्रेस इज़ अ वोट फॉर नेहरू।
मतलब आप अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो नेहरू जी मजबूत होंगे। ये नहीं कहा कि आप जो है नेहरू जी को वोट दीजिए तो कांग्रेस मजबूत होगी। Correct. तो व्यक्ति उस समय भी बड़ा महत्वपूर्ण था। इंदिरा गांधी का भी पूरा समय, लंबा समय, मैंने इंदिरा गांधी के बारे में बहुत लिखा है। इसका पुस्तक में भी आप देख सकते हैं कि उसमें इंदिरा जी की बीच में फोटो है अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे कलाम, बाला साहब ठाकरे वगैरह के साथ। तो इंदिरा गांधी का भी यही था। तो वो कहती थी कि आई एम द इशू। पूरी उनकी राजनीति उसी इर्द गिर्द रही। तो नरेंद्र मोदी जी का अगर हम कंपैरिजन करें, अंग्रेजी में कहते हैं कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। तो लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो इंदिरा गांधी से उनका तुलना करना सही रहेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी अपने आप को राजनीति से, राजनीतिक दलों से और तमाम लोगों से ऊपर रखा और बड़ी सशक्त महिला रही। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी का भी कार्यकाल उसी दिशा में, हालात बहुत अलग हैं और पर्सनैलिटी बहुत अलग है। सर, तो जो दो मेजर पार्टीज हैं इंडिया की, भाजपा और कांग्रेस, और तो सर कांग्रेस की प्रेजेंट सिचुएशन आपको क्या लगती है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। और मैं जो है, मैंने कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है 24 अकबर रोड, राइज एंड फॉल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस को देखिए, एक बड़ा स्वतंत्रता संग्राम से उनको फ़ायदा हुआ, वो लोग जुड़े हुए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई विचारधारा नहीं है। एक बात की जाती प्लुरलिज्म, सेक्युलरिज्म, समाजवाद वगैरह की, लेकिन आज समाजवाद राजनीतिक रूप से नहीं चल रहा है। तो इसलिए कांग्रेस को बड़ी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जहाँ के ऊपर एक भाजपा की एक विचारधारा है, तो उस विचारधारा के इर्द गिर्द जो है भाजपा को फ़ायदा हो रहा है और कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, जो वंशवाद की बात आती है, वो भी आकर के थोड़ा सा घिसटने लगी। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि वंशवाद का मामला ये होता है कि देखिए, वो 3 या 4 जनरेशन से ज़्यादा नहीं चलता है। एक बहुत क्रूर शासक था, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा, उसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर ने जाकर के, जब वो पश्चिम एशिया में बड़ा शासक हो गया, तो उस समय एक इतिहासकार थे, उनका नाम था इब्न खल्दून। तो उन्होंने इब्न खल्दून से पूछा कि मेरा वंश कितने चाम चलेगा। तो इब्न खल्दून ने कहा कि आप मेरी मतलब जान ना लें तो मैं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा देखिए, 4 जनरेशन से ज़्यादा नहीं चलेगा। एक जनरेशन जो होती है साम्राज्य स्थापित करती है, दूसरी जनरेशन उसको बढ़ाती है, तीसरी जनरेशन उसका लाभ उठाती है, मतलब सुखद ऐसा, और चौथा जनरेशन जो है वो भागता दौड़ता रहता है। तो ये कांग्रेस के साथ यही हो रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने एक तरीके से कांग्रेस की एक, अगर वहाँ वंशवाद नहीं था, लोकतंत्र है हमारे देश में, लेकिन उसकी बुनियाद डाली। इंदिरा गांधी ने उसको फैलाया, बढ़ाया। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी ने उसका एक तरीके से सुख अनुभव किया, और अब राहुल गांधी जो है वो सब समेटने और बटोरने में लगे हुए हैं, और उनको सफलता हाथ नहीं लग रही है। जी सर, क्योंकि हमने इसी सवाल पर है, तो सर राहुल गांधी काफ़ी सालों से कॉम्पीट कर रहे हैं, तो क्या सर आपको लगता है वेयर ही स्टैंड्स टुडे? अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, एक तो देश में जो है, हमारा देश बहुत ही बड़ा देश है और इतना विषम परिस्थितियाँ हैं। देश का जो एक मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास को वंशवाद पसंद नहीं आता कि ये क्या चल रहा है, कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, फैमिली इनहेरिटेंस। दूसरी बात देखिए, प्रियंका, मुझे लगता है उन्होंने बुनियादी गलती ये करी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें वो, और वो सांसद थे लोकसभा के चुने हुए, उन्हें मंत्री बन जाना चाहिए था। अगर वो मंत्री बनते तो लोग उनका कामकाज देखते। आज जैसे सिंधिया परिवार के भी लोग हैं, बहुत से परिवार वाले हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वो कामकाज से मध्यम वर्ग के ऊपर असर डालते। और तीसरी बात, कांग्रेस जन जो है वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो राहुल गांधी के नाम पे, प्रियंका गांधी के नाम पे वोट पालें। तो ये एक बड़ा एक प्रश्न है जो मैं पूछता रहता हूँ टीवी डिबेट में, कि क्या इज कांग्रेस फेलिंग गांधीज और गांधीज आर फेलिंग कांग्रेस? ट्रू सर, क्योंकि आपने बोला इंडिया बहुत बड़ा देश है सर, यहाँ पे इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, इतने सारे लोग हैं, कि इंडियन पॉलिटिक्स का बेस इज कास्ट एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स। जी, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। देखिए, ये क्या होता है, क्योंकि आपका एक फिल्मी दुनिया से भी आपका जुड़ाव रहा है, तो देखिए, आपने पता नहीं वो फिल्में देखी होंगी, जो मनमोहन देसाई एक बड़े कामयाब प्रोड्यूसर थे जी। तो मनमोहन देसाई की फिल्मों में बहुत सारा मसाला होता था, मल्टीकास्ट होते थे, माँ बेटे का इमोशंस होते थे, ड्रामा होता था, ट्रेजेडी होती थी, वायलेंस होता था, अच्छाई पे बुराई की जीत होती थी। हमारे यहाँ की राजनीति भी उसी तरह की है, तो तड़का चाहिए होता है। तो तमाम, जैसे नरेंद्र मोदी की बात करें कि उनका एक आकर्षक व्यक्ति, बोलते अच्छा है, तमाम चीज़ें। उसके बाद धर्म और आस्था की चीज़ें भी उन्होंने अपने साथ जोड़ ली, एक मस्कुलर नेशनलिज्म जोड़ दिया। आप कहते हैं कि दुनिया में कोई हमसे टकराव नहीं, मतलब टक्कर नहीं ले सकता, हम सबको वो नहीं करेंगे। तो उन्होंने 3-4 चीज़ों को जोड़ करके एक पैकेज बना के, वो मनमोहन देसाई की तरह फिल्म है। कांग्रेस और विपक्ष जो है वो मल्टी स्टार फिल्म नहीं पेश कर पा रही है, उसकी काट नहीं कर पा रही है।
उनके पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा प्लेटफॉर्म है, वोट बैंक है, 20% वोट है, लेकिन वो बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद इसमें फंस गए हैं। लंबी चर्चा है, जी। वो भावनात्मक मुद्दे भी हैं, उसकी बात नहीं, लेकिन मैं ब्रॉडली उसको चिन्हित कर रहा हूँ Correct, ताकि correct. लोगों को पता चले कि हम किस विषय में बात कर रहे सर हैं। क्योंकि पार्टीज का अपना अपना एजेंडा होता है, तो क्योंकि ये चीज़ बहुत हाईलाइट होके भी आ रही है कि फेवरेटिज्म रहता है कि आजकल लोग सनातन की बहुत बातें कर रहे हैं, मुस्लिम्स अपनी बातें कर रहे हैं, दलित है वो अपनी अलग पक्ष रख रहे हैं। तो क्या सर, क्या कॉन्सेप्ट लगता है आपको जी, इसका? ये आपने बड़ा देखिए मौलिक प्रश्न किया और इस पर थोड़ा हमें संजीदगी से चर्चा करनी चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमारा संविधान है और संविधान जब बना तो सबने राजी खुशी और एक जिम्मेदारी से कहा कि हम किसी भी धर्म और आस्था के माध्यम से जो है राजनीति नहीं होगी। तो हमारा एक संविधान जो है वो गैर मतलब धार्मिक पृष्ठभूमि का है, उसमें सबको एक समान अधिकार दिए गए हैं और बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व में उसकी पूरी बड़ी सराहना होती है। लेकिन जब धीरे धीरे राजनीति में जैसे हुआ, कुछ लोगों ने आटे में नमक मिलाया, अब लोग कह रहे हैं नमक में आटा मिलाया जा रहा है, तो ये मैं लोगों के विवेक पे छोड़ता हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पे देखिए, मैं एक इतिहासकार छोटा मोटा हूँ, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ किसी भी देश और समाज में अगर धर्म और राजनीति का मिश्रण होता है तो उसके परिणाम जो है लॉन्ग टर्म में अच्छे नहीं होते। ये बात आप पश्चिम एशिया में देखें, कहीं भी देखें, हमारे पड़ोसी देशों में देखें, ये हमेशा ये पुराने जब इंग्लैंड और फ्रांस, यूरोप में जब जो क्रिश्चियनिटी में जब चर्च और जो किंग का एक मिश्रण हुआ, उसके रिजल्ट हमेशा नुकसानदेह होते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। क्योंकि देखिए, मैं खुद धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और प्रियंका जी हैं और सभी लोग होंगे, लेकिन देखिए धर्म का मामला एक बड़ा निजी मामला होता है और वो एक आध्यात्मिक बात होती है, उसको दुनिया की मतलब चीज़ों से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम दुनिया से जोड़ेंगे तो फिर धर्म और आस्था का, धर्म आस्था में क्या सिखाता है कि दुनिया से ऊपर भी, मटेरियलिज्म से ऊपर कोई चीज़ है। जैसे स्वर्ग नरक का तमाम मामला होता है, या मुसलमानों के लिए जन्नत दोज़ख का तमाम, अगर उसको करेंगे तो वही चीज़, जैसे आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, पाकिस्तान में राजनीति हो रही है, क्या हम कभी ऐसा चाहेंगे कि हमारे देश में उसी तरह की राजनीति हो? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सर क्योंकि पॉलिटिक्स को सर कहते हैं कि डर्टी गेम है कहीं ना कहीं, तो क्या सर लीडर्स बहुत, पॉलिटिक्स क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट है सर, अब एक आम जनता के दिमाग पे कहीं ना कहीं बहुत असर डालता है, तो क्या लीडर्स के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो किस वे में इन्फ्लुएंस करते हैं? बट सर क्योंकि उनको अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाना है, सरकार चलानी है, अपने एजेंडे देखिए, फुलफिल करने हैं। ये आपने बड़ा देखिए दिलचस्प सवाल किया और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैं नहीं मानता, देखिए राजनीति जैसे मेडिकल प्रोफेशन को कहते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं, ये नोबल प्रोफेशन होते हैं, इनका महान उद्देश्य होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग, या तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, हमारा चुनाव बहुत महंगा है, कहने को हम कहते हैं कि हम सीमा है 75 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च करते हैं लोकसभा में और 50 लाख असेंबली में, लेकिन हमने देखा है कि न सिर्फ महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में 10-10 गुना और कभी कभी 100-100 गुना पैसे खर्च होते हैं। तो ये काला धन की जो सारा का सारा, तो राजनीति में बहुत सारी समस्या है, लेकिन अच्छे लोग हैं। मैंने ये प्रियंका ये किताब ये लिखी, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, कि बताने के लिए कि देखिए लोग किस पृष्ठभूमि से आए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उसमें बड़े से बहुत सी चीज़ें आपको रोचक चीज़ें मिलेंगी और इसमें जो है हर राजनीतिक दल या राजनीति के लोग जो हैं वो बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने ऐसे भी एक चित्ता बासु नाम के फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, फिरोज शाह रोड दिल्ली में रहते थे, मैं उनके घर गया और मुझे देख के आंसू टाइप आ गए कि मतलब उनके पास केवल मतलब 2 जोड़ी कपड़े थे, एक पहन के जाते थे, एक धोते थे। सोचिए वो सांसद थे लोकसभा के। और मैंने खुद गुलजारी लाल नंदा हमारे देश के एक मतलब प्रधानमंत्री इस तरीके के रहे कि जब जवाहरलाल नेहरू की का निधन हुआ था तो वो उस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। और उसके बाद ये एक भारत के प्रधानमंत्री नाम की किताब में मैंने लिखी जिस पर चर्चा होगी। तो एक दिन मैंने देखा कि गुलजारी लाल नंदा जो 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, मैंने देखा वो कनॉट प्लेस में दिल्ली में बस नंबर 520 का इंतजार कर रहे थे, उनको कनॉट प्लेस से साकेत जाना था। देश का 2 बार जो प्रधानमंत्री रहा हो, गृह मंत्री रहा हो, कहाँ खड़ा था? बस की लाइन में। आप कल्पना कर सकती है। तो ऐसे बहुत से आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि लोग बहुत भले नेक नियत और शरीफ लोग हैं। लोग बहुत से ऐसे भी पॉलिटिशियन हुए जो कर्जे में डूबे रहे क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा जनहित में पैसे खर्च कर देते थे। तो अब ये चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन लोगों का परसेप्शन बदल रहा है। हमें उस चीज़ को नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए कि राजनीति जो है वो अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं है। सर लेकिन जैसे आपने पुरानी बातें बताई, पुराने टाइम में ऐसी चीज़ें होती थी, अच्छे लीडर्स भी रहे, नो डाउट इंडिया में बहुत ग्रेट लीडर्स रहे हैं, बट प्रेजेंट सिचुएशन जो है सर, क्या आपको लगता है करप्शन ने टेक ओवर किया है इंडियन पॉलिटिक्स को, या एक
हेट्रेड भी बहुत सर सिविलियंस में बहुत उत्पन्न हुआ, तो क्या लगता है? देखिए, दो बातें आपके फिर मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप ऐसे संवेदनशील मुद्दे बहुत अच्छे ढंग से आप उठा रही हैं। देखिए, एक तो ये होता है कि मतलब जो हमारा मानना है यथा राजा तथा प्रजा, लोग वही मतलब जो इसको आप चुनेंगे वही आपका आज लोकतंत्र में राजशाही नहीं है, लेकिन वही आपके रूलर होंगे, वही आपके कर्ता धर्ता होंगे। तो जिस तरह से हमारे यहाँ पर होता है प्रियंका के कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, कंज्यूमर फोरम्स होती हैं, क्यों राजनीति में ये नहीं है कि लोगों का जो मतलब वोटर है उनके समूह बने छोटे छोटे मोहल्लों में, शहर में, एक वार्ड में, और वो प्रेशर डालें जनप्रतिनिधियों पे कि हमारा काम ये क्यों नहीं हो रहा, या आपका पैसा जो आ रहा है उसका क्यों नहीं खर्चा हो रहा है ठीक से। उस तरह का हमारे यहाँ सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना और मूवमेंट नहीं है। लोग बन जाते हैं, कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर है, लेकिन लार्जली अकाउंटेबल। और काला धन, ये काले धन को देखिए केवल एक स्लोगन है, हम उसको टॉलरेट करते हैं। रिश्वत का बहुत ज़्यादा चलन है। देखिए, मैं आपको बात करूँगा, फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, अगर आपके बैंक से लोन लेके फिल्म बना सकते हैं, बहुत सारी अड़चने हैं, आप जब तक बड़ा नामी ग्रामी नाम ना हो। रियल एस्टेट का आप हाल देखिए। तो आप ये सब चीज़ों को रिफॉर्म्स करने के, हमारे देश में केवल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं हुए। जी सर, सबसे मेमोरेबल साल आपका कोई सा ऐसा रहा जो आपको याद आता है बार बार कि उस साल बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए हों? साल प्रियंका देखिए, यहाँ तो हर हफ्ता हर दिन बड़ा रोचक और दिलचस्प होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में, जैसे अभी एक रमज़ान का महीना चल रहा है, तो पहले दिल्ली में एक रमज़ान का महीना में जो मुसलमानों का जो रोज़ा हुआ होता था, तो इफ्तार पार्टी होती थी, और वहाँ प्रधानमंत्री, वो बड़े बड़े मंत्री, वो तमाम लोग रोज़ा इफ्तार करते थे, और वो शाम को बड़ा अच्छा एक घटना थी। तो मैं आपको बताऊँ, काफ़ी बहुत पहले समय की बात है, हो सकता है आपकी पैदाइश से पहले हो गया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो देश के राष्ट्रपति थे। तो मैं एक इफ्तार पार्टी में गया, और वहाँ के ऊपर जो, जैसे आप जानती हैं कि जब मुस्लिम धर्म के लोग जो रोज़ा रखते हैं, दिन भर का उपवास रखते हैं, उसके बाद शाम को जो उन्होंने इफ्तार किया, तो उसके बाद में नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, अब देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह वो भी नमाज़ पढ़ने चले गए और खड़े हो गए, और उन्होंने नमाज़ पढ़ी, और मतलब मुसलमान, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति करने का तो विषय ही नहीं था, लोगों को अच्छा लगा, और उस पर कोई डिबेट नहीं हुई। अखबारों में ज़माने में टेलीविज़न नहीं था, अखबारों में डिबेट नहीं हुई कि कैसे एक सिख प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है उसने मुस्लिम धर्म, ना सिख धर्म से कोई उनको ऊपर कोई अनुशासन की या बात हुई कि उन्होंने इस्लाम धर्म का अनुसरण क्यों किया। तो मीडिया का फिर क्या रोल है सर? फिर लोगों के बीच में इतना हेट्रेड, इंडिफरेंस क्यों होता है? जी देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, संवेदनशील सवाल, और आप बधाई की पात्र है। फिर मैं आपसे फिर कहूँगा कि देखिए, मीडिया का काम सकारात्मक होता है। देखिए, अच्छी बातों को आप हाईलाइट करें, गलत गलत बातों का। अब जैसे कल भी मैं एक डिबेट में था, अब 1658 से लेके 1707, मतलब जो पीरियड, जिस समय औरंगजेब का कार्यकाल था, उसका आज क्या हमारे देश में रेलेवेंस है? महाराष्ट्र में पूरा आज एक तरीके का एक बवाल बचा हुआ है राजनीतिक रूप से, या हमें खुद आकलन करना चाहिए। देखिए, राजशाही में बहुत से जुल्म हुए, शासक वर्ग कूड़ होता था, और इसमें ना, जिसमें चिढ़ने वाले और चढ़ाने वाले दोनों हास्य और दया के पात्र हैं, यही मैं कहूँगा। तो इसलिए देखिए, नफरत लोगों में नहीं है। आप गांव देहात में जाइए, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सम्मान। अभी जब महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में एक दिन बहुत ही कुछ अप्रिय, मतलब इस तरह का कि भीड़ भाड़ हो गई, कुछ भगदड़ की स्थिति हुई। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ के जो तमाम धर्मों के, चाहे वो चर्च हों, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो शिया उनके जो इमाम बाड़े, उन्होंने खोल दिए लोगों के लिए, और वहाँ लोग गए। एक बार अभी पंजाब में एक दिन जो था, एक ईद के दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने गुरुद्वारा खोल दिया, उन्होंने कहा यहाँ नमाज़ पढ़िए। तो ये हमारे देश का एक कैरेक्टर है। कांग्रेस का कहना है कि मीडिया बीजेपी के फेवर में ही न्यूज़ दिखाती है, या हम भी सर देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें वो रहती है कि ये स्ट्रैटेजीज रियली वर्क करती हैं सर? मीडिया डोमिनेटेड है सर गवर्नमेंट से। जी देखिए, मीडिया क्या है, इसके बारे में एक लंबी चर्चा एक आप अलग से पॉडकास्ट कर सकती है, लेकिन ब्रॉडली मैं एक बात कहूँगा कि जो भी राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं, उनको मीडिया से तालमेल बना के करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आपने देखा होगा जो अन्ना हजारे मूवमेंट चल रहा था, उसमें मीडिया का बहुत सक्रिय रोल था। इमरजेंसी में जो आप सब लोगों की पैदाइश से पहले होगा, वो इमरजेंसी के समय भी जो था, वो मीडिया और विपक्ष का बड़ा रोल था। तो इस मामले में चाहे कांग्रेस है, जो भी विपक्ष है, उसको मेरी तो सलाह यही होगी, मुफ्त की सलाह, फ्री की, कि वो मीडिया के साथ तालमेल करें, और उससे उनको फायदा होगा। बाइकआउट कल्चर ना हमारी संस्कृति में है, ना हमारी राजनीति के उसमें। देखिए, मतभेद होना बहुत, आपकी राय से हो सकता है मैं इत्तेफाक ना रखूं, या आप मेरी राय से संतुष्ट ना करें, स्वीकार ना करें, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आप मेरे प्रति नफरत का भाव रखें, या मैं आपके प्रति आपको नुकसान पहुंचाने का सोचूं, ये मतलब मानवता के खिलाफ है। सर, क्योंकि हम अब यूथ पे आते हैं, इंडियन यूथ कहते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया में है,
सो पॉलिटिक्स को किस नज़रिए से यूथ को फॉलो करना चाहिए ताकि फ्यूचर एक हमारा ब्राइट रहे इंडियन पॉलिटिक्स जी का? देखिए प्रियंका, यूथ को तो सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। ये अकेला देश है जहाँ के ऊपर 50 के साल होने पर, जब आदमी मतलब हमारे देश में अधेड़ उम्र कही जाती है, 50 साल का बंदा जो है वो राजनीति में युवा कहलाता है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा, वो युवा। यहाँ हमारे देश में जो सीजनिंग होती है, मतलब जो आदमी पक्का होता जी, है, जी। वो जो है उसको वो 60 साल के बाद वो कहते हैं कि हाँ अब इसको राजनीति में मौका मिलेगा या अच्छा रहेगा। तो युवा को ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो, इतने यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब जगह चुनाव होते हैं, छात्र संघ के जी, तमाम। जी, जी। तो युवा लीडरशिप आनी चाहिए और हमें जो है ना वो युवाओं को मतलब मेरा कहना ये है कि उनको आगे बढ़ के आना चाहिए, जी। सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। सर क्योंकि अभी आरक्षण की बात आपने कही है और जो सर ये जनरल SC ST और OBC का कॉन्सेप्ट ही बहुत सालों से कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना तब से ही चला आ रहा है। स्टूडेंट्स के बीच में एक हॉट टॉपिक रहता है कहीं ना, क्योंकि एग्जाम्स की तैयारी बच्चे करते हैं। उसके बारे में आपका सर क्या कहना है, जी। कितना इफेक्टिव है आज की डेट में? जी हाँ, फिर मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बड़ा एक अच्छा प्रश्न किया। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तथ्य ये है कि जो हमारे देश में आरक्षण का प्रावधान है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए किया गया प्रियंका, और उसको संविधान निर्माताओं ने कहा कि 10 साल के लिए। तो दो बातें, एक तो शेड्यूल कास्ट वंचित समाज जिसके साथ ऐतिहासिक रूप से जोर ज़बरदस्ती और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई जी। थी उनका, और 10 साल के लिए, 10 साल को बढ़ा के अगले 10 साल 10 साल 10 साल, ऐसा ये करते परमानेंट करते। नहीं थे, अस्थायी था। राइट। ये बात समझ। आज राजनीतिक दल जब मैं डिबेट में कहता हूँ तो वो उसको मानते ही नहीं। हाँ। उसको मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते, खारिज कर कि देते हैं। खारिज कर देते हैं बिल्कुल सिरे से। तो एक तो अस्थायी था, तो अस्थायी को हमने स्थायी कर लिया, और उसको अब आता है कि रिजर्वेशन इज नॉट। और फिर हमने पिछड़ों का, अच्छा पिछड़े की बड़ी भाषा, हर व्यक्ति पिछड़ा है एक तरीके से आर्थिक और समाज। तो उसमें बहुत से ऐसे लोग आ गए जिनकी पात्रता मेरे हिसाब से नहीं। तीसरी बात, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई स्टडी हमने नहीं करी। एक मंडल कमीशन था जी। जो पहले किया गया था किसी विशेष परिस्थितियों में, उसी को जो हमने मान लिया। जी। और उसी मंडल कमीशन के ऊपर क्यों हमारे देश में आज पूरी दुनिया में कहीं का हर चीज़ जो होता है, और कोई मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत पूरी इतनी बड़ी जनगणना होती है, मतलब 150 करोड़ लोगों को गिनना कोई आसान काम नहीं है, डिलिमिटेशन होता है। तो उसी तरीके से क्यों हमारे देश में जाति जनगणना जी। नहीं होती साइंटिफिक बेसिस पे, Correct, और उसके बाद तय किया जाए कि कौन कितना पिछड़ा, और उसके आधार के ऊपर उसको मौके दिए जाए। प्रोपोगंडा, कुछ फिल्म्स बनती हैं अगर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे या पर्टिकुलर स्टोरी पे, तो उसको बोला जाता है कि प्रोपोगंडा फिल्म है। तो क्या रियलिटी यही कि अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए ऐसी फिल्में बनती हैं? देखिए प्रियंका, फिल्म एक बहुत सशक्त माध्यम है। जो हमारे देश में, मैंने इसका पूरा एक उल्लेख लिखा है, और एक उसमें मैं आपको चर्चा भी करना चाहूँगा कि नेता अभिनेता जो बॉलीवुड स्टार्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो राजनीति में लोग तो कैसे आए। जो गांधीयन थॉट था या नेहरूवियन सोच थी, उसका जो हमारे 50 और 60 की दशक बनी, 2 बीघा ज़मीन और बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जिन पे हमें राजनीतिक सोच का एक समझ में आता है। तो भारत के समाज को जो है नारी सशक्तिकरण का काम था, लैंड रिफॉर्म्स का काम था, ये फिल्मों ने किया। फिल्मों ने हमें बहुत सिखाया। पूरा एक जब 60 और 70 का दोष आया, और उसके बाद जो 60 और 70 का दशक आया, और उसके बाद अमिताभ बच्चन का पूरा एंग्री व्यवस्था के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो हमारे राजनीतिक उसमें मतलब सिनेमा में जो है मैसेजिंग बड़ी स्ट्रांग रही है, और सौहार्दपूर्ण फिल्में भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक फिल्में बनाई गई हैं। प्रोपेगेंडा फिल्म की बहुत लिमिटेशन होती है, और उसको काम नहीं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि देखिए आपने राजी फिल्म देखी होगी, हाँ। एक और वो हाँ जो आलिया भट्ट की फिल्म की, वो देखिए एक मुश्किल विषय था, लेकिन लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और उसका जो उसमें जो एक कैरेक्टर था, वो स्पाई जा करके वो जी। पाकिस्तानी से शादी कर लेती है, और वो सारा वहाँ तो देखिए उसको बहुत ही नुआंस और अच्छे ढंग से पेश किया गया। तो लोगों ने एक मिला जुला एक उसका Correct. लोगों का एक इमोशंस थे। Correct. और मैं आपके विवेक के ऊपर मतलब मैंने केवल इसलिए राजी का उदाहरण मैं दे रहा हूँ क्योंकि ऐसी फिल्में चलती हैं जिसमें थोड़ी सी डेप्थ होती है। एक और फिल्म आई थी, आप जरूर देखिएगा, पुरानी फिल्म है, उसके भी 50 साल हो गए, आंधी। वो इंदिरा गांधी के बारे में लोग कहते हैं बनाई गई थी, लेकिन उसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन थी। बहुत अच्छी फिल्म थी, आप देखिए तो आपको लगेगा उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट बताया कि एक महिला पॉलिटिशियन जब वो बड़ी हो जाती है तो उसका पुरुष मतलब जो उसका पति होता है उसके साथ उसके क्या रिलेशन होते हैं, बहुत अच्छी उसकी। तो हमारी फिल्मों में देखिए वो एजेंडा ड्रिवन नहीं होती, जी। फिल्म वही कामयाब होती है जिसकी यूनिवर्सल अपील होती है। जी। सर बीजेपी गवर्नमेंट क्योंकि काफ़ी सालों से रूल कर रही है इंडिया पे, तो और कांग्रेस भी कभी कहीं ना कहीं लगातार कोशिश कर रही है। अभी दिल्ली में भी बीजेपी की जीत हुई है, तो सर क्या एजेंडा उनका है जो लगातार जीत रही है, या आपको लगता है गवर्नमेंट चेंज हो सकती है? नहीं, देखिए गवर्नमेंट बिल्कुल चेंज हो सकती है। देखिए हमारे यहाँ आप एक चीज़ प्रियंका ज़रूर इस बात का गौर फरमाइएगा जब भी आपको मौका मिले, और आपके जितने हज़ारों लाखों सुनने वाले देखने वाले हैं उनको भी देखिए, लोकतंत्र का यही खूबी होती है कि 49-51, तो 51 जीता, 49 हारा, लेकिन
वो 49 है, एक बहुत बड़ा एक जनसमूह है। आपने दिल्ली के चुनाव की बात की तो दिल्ली के चुनाव में भाजपा को 48% तकरीबन वोट मिले, और जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हारी उसको 44% वोट मिले। तो मतलब केवल 4% का डिफरेंस है। ये मैं उनको नकार नहीं रहा हूँ, जीत को नकार नहीं रहा हूँ, मैं केवल आपको ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विपक्ष का भी रोल है। एक जो हमारे यहाँ ऑल्टरनेटिव मत है, जैसे आप मान लीजिए सरकार में आपकी राय, तो जो विपक्ष की राय है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी जन प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसे अगर 100 लोग हैं तो अगर इस समय नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए सरकार है वो 53 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, बहुमत है जी। जो विपक्ष में बैठा है वो 47% है, तो बदल सकता है। मैं थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से मैं कह रहा हूँ। सर अभी क्योंकि हमने बात करी तो सर धर्मगुरु जो होते हैं उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियन जनता पे, तो क्या सर ये भी चीज़ें इसलिए सपोर्ट की जाती हैं कि गवर्नमेंट की वर्किंग से भी पब्लिक का ध्यान थोड़ा सा हटा रहना चाहिए? आपने धर्म गुरुओं की बात करी, देखिए धर्म गुरु जो है वो, जैसे मैंने आपसे कहा था, मानववाद, आध्यात्मिकता, सकारात्मकता, एक अच्छी सोच, इसको जो धर्म का आइडिया क्या है, पर्पस क्या है, धर्म का मतलब ये कि आप दुनिया में नहीं रह जाएं, आप दुनिया के आगे भी सोचें कि आपको मरने के बाद में क्या होगा, जीवन क्या है, उसके उतार चढ़ाव क्या है, दुख दर्द को हम कैसे लें, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, अपने हम जज्बात को, इमोशन को कैसे मैनेज करें, उन सब चीज़ों को। ये राजनीति का तड़का जो है मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस संदर्भ में मैं एक चंद्र स्वामी नाम के एक तांत्रिक हुए थे, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा आपका अगर। जी जी ऑफ कोर्स। चंद्र स्वामी बड़े अजीब व गरीब व्यक्ति थे, वो बिल्कुल बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, राजस्थान के थे, निमिचंद जैन नाम था, और उसके बाद वो नरसिम्हा राव के समय वो बड़े सक्रिय हो गए, बड़ा उनका तो वो उससे पहले एक बार मार्गरेट थैचर से मिले, जिसका मैंने इस किताब में उल्लेख भी किया है, आप लोग जो पढ़ना चाहें देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। वो मार्गरेट थैचर से मिलने गए, मार्गरेट थैचर से उन्होंने कहा, मार्गरेट थैचर उस समय प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, विपक्ष की बड़ी नेता थी, उन्होंने मार्गरेट थैचर से कहा कि आप कोई 3 सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मार्गरेट थैचर दूर बैठी थी, चंद्र स्वामी बैठे थे, और वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, हिंदी में ही बात उन्होंने करी। तो के नटवर सिंह जो उस समय बड़े हमारे देश के कैरियर डिप्लोमेट थे, बाद में मंत्री भी बने, वो एक तरीके का दुभाषिए का काम कर रहे थे, इंटरप्रेटर का। तो एक कागज़ पे उन्होंने मार्गरेट थैचर ने कुछ लिखा, और चंद्र स्वामी ने दूर बैठे उसका जवाब दे दिया। मार्गरेट थैचर को लगा इन्होंने तुक्का लगा दिया। दूसरा प्रश्न उन्होंने लिखा, चंद्र स्वामी ने दूर बैठे बता दिया। तीसरा प्रश्न पूछा, लिखा, चंद्र स्वामी ने बता दिया। अब मार्गरेट थैचर बिल्कुल एक तरीके से असहज सी हो गई कि ऐसा आदमी कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, मैं आपसे विस्तार से मिलना चाहूँगी। तो अब चंद्र स्वामी बोलते हैं कि मंगलवार को आना और लाल पोशाक पहना। अब नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि वो बिल्कुल एकदम शर्मसार हो गए कि एक तो मतलब जो ब्रिटिश मतलब इतनी बड़ी लीडर को वो ये तय करे कि मंगलवार को आओ, और दूसरी बात ये कि महिला के लिए कि कपड़े लाल पोशाक पहन के आओ। तो उन्होंने बड़े वैसे अंदाज से बोला कि मैडम आई एम वेरी सॉरी, और इस तरीके से कह के कि ये ऐसी बात कह, उनका नहीं। उन्होंने देखा कि उन्हीं के घर में मीटिंग हुई, तो अगली मीटिंग में मार्गरेट थैचर जो आई लाल पोशाक पहन के, वो मंगलवार को आई, और चंद्र स्वामी ने उनको बताया कि ये आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस संख्या का इतना आपको बहुमत मिलेगा, और वही हुआ। तो चंद्र स्वामी ऐसे आदमी थे। तो बहुत सी उनसे जुड़ी हुई घटनाएं हैं। सर आपका फेवरेट लीडर कौन रहा है? देखिए ये फेवरेट आपको लगा हो कि कुछ? देखिए बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि एक फेवरेट का, देखिए हमें शाहरुख खान की फिल्म भी अच्छी लगती है, ऋतिक रोशन की फिल्म भी अच्छी लगती है, अमिताभ बच्चन भी, दिलीप कुमार भी। तो तब भी एक फेवरेट तो होता ही है ना? नहीं, अब देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के ऊपर मैं भावना में आकर के, लेकिन मेरा मानना, मैं आपको देखिए मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, भारत को वो समझे, इंदिरा गांधी भारत को समझी, जवाहरलाल नेहरू को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन बहुत से काम उन्होंने ऐसे किए जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि इस व्यक्ति में कोई ना कोई बात होगी, दम होगा। एपीजे कलाम, हर आदमी में देखिए गुण सब में होते हैं, मैं कह रहा हूँ ना। मैं तो कहता हूँ, मेरे जब बाला साहब ठाकरे का, शेख अब्दुल्ला का, तमाम लोगों का मैंने वो करा, उनके बारे में लिखा, तो बड़ी चीज़ें दिलचस्प बताई। फूलन देवी की बात बताऊँ, जैसे मैंने फूलन देवी का आपसे चर्चा कर रहा था, वो ये बड़ी एक उग्र और उनका क्रूर तरह की एक उनकी भूमिका रही है, और वो एक डाकू थी, और उन्होंने बहुत से लोगों को मारा। एक बहमई कांड का भी आपने नाम सुना होगा, और कास्ट वॉर होती थी कि वो उन्होंने इतने सारे राजपूत लोगों को मार डाला था, और बहुत ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, और उसके बाद वो मतलब सामाजिक कामों में लग गई और सांसद बन गई। सपा से, समाजवादी पार्टी से 2 बार वो मिर्ज़ापुर से सांसद बनी, और उसके बाद उनके ऊपर एक फिल्म बनने की वो हुई। तो फ्रेंच फिल्म मेकर थे, बैंडिट क्वीन। नहीं, बैंडिट क्वीन तो बाद में बनी है, कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही थी फ्रांस में, तो उनको फ्रांस में ले जाया गया,
अब वो रोल्स रॉयल्स में बैठी हुई है, आप स्मरण करें, रोल्स रॉयल्स में बैठी जा रही है, तो उन्होंने पेरिस की सड़क पे एकदम से देखा कि एक तरबूज वाला कोई जो था वो बिक रहा था। अब एकदम से फूलन देवी चिल्लाने लगी, रोको रोको रोको। उनकी गाड़ी रोकी गई, वो जो था रोल्स रॉयल्स पीछे गई। अब उन्होंने वो तरबूज उससे लिया, और तरबूज और खरबूजा उसी टाइप की कोई चीज़ थी जो पानी वाला फल होता है, और उसके बाद उन्होंने ले लिया। अब वो पीछे सीट पे बैठी हुई थी, वहाँ तो देखिए जो रोल्स रॉयल्स में बाकायदा एक जिसका ड्राइवर होता है, वो मतलब उसके केबिन होता है, उसमें वो बैठा था, पीछे उसको शीशे में नजर आ रहा था। उसने देखा कि फूलन देवी ने उसको ऐसे हाथ से 2 टुकड़े किए और ऐसे करके देसी अंदाज में, और उसका जो था पानी वानी सब बहने लगे। तो वो उसने शोर मचाया, तो फूलन ने कहा नहीं नहीं, यही खाने का तरीका है, इसको और तरीके से ऐसे काट के वैसे नहीं खाना है। हाँ, छुरी कांटे से नहीं खाया जाता। तो बड़ी उनका दिलचस्प व्यक्तित्व था। मुझे उनसे 2-3 बार मिलने का भी मौका मिला, और बहुत अच्छी बातें करती थी, और इस तरह से कहीं से भी नहीं लगता था कि उस पृष्ठभूमि से आई हैं। तो मेरा कहना ये कि देखिए, राजनीति में बड़े दिलचस्प लोग होते हैं, आप अगर उनको थोड़ा गहराई में जाएं, थोड़ा समझने की कोशिश करें, करेक्ट। फिर वही बात बने करेगी। जब आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, तो आप टीवी बहुत फ्रिज खरीदने सोचते जाते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने राजनेताओं के बारे में थोड़ा ठोक परख लें। इस किताब की भी मैंने किताब लिखी है, हाउस ऑफ सिंधिया घराने के बारे में। बहुत सी बातें हैं जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, आप पढ़ें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किताब हिंदी में भी है। सर फाइनली मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अगर हम जाएं, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का क्या कंडीशन और क्या इन्फ्लुएंस है सर इंडिया पे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया प्रियंका। मैं आपको एक बहैसियत एक्टर, एक एंकर और उसके हिसाब से जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये भी आज बातचीत से अंदाज़ा हुआ कि आपको बहुत पूरी विषयों की, बहुत विविध विषयों की आपको बहुत अच्छी जानकारी है। देखिए, विश्व आज एक बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रही है। फिर हम इतिहास में देखें कि 1920-25 में उस समय आज से 100 साल पहले क्या हो रहा था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100 साल पहले वो इतिहास दोहराया जा रहा है, लेकिन बहुत से आज सिरफरों का राज है। ऐसे ऐसे शासक आ गए हैं कि जो आपको देख के लोकतंत्र में भी, और पहले तो राजशाही में होते थे, राजे महाराजे जो किंग, और वो ऐसी ऐसी बातें बहकी बातें करते थे। आज अमेरिका जैसे देश में उसका राष्ट्रपति ऐसी बातें करता है जो हमने टेलीविज़न पे देखा, जिस तरह से उसने यूक्रेन के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को उसने जिस तरीके से संवाद किया। तो बहुत एक कठिन समय आने वाला है। वो कूटनीति की बातें ही नहीं मानते, उनको बिल्कुल एक ठेकेदार की तरह काम कर रहे हैं कि भाई हाँ, हमारी शर्तों के ऊपर करो। तो मुझे लगता है भारत के लिए बहुत सारे मौके भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो गिर रहा है वो इसी वजह से नहीं गिर रहा है, बहुत से उसके कारण हैं। तो इसलिए देश में एक जो ये अमेरिका, चाइना और रशिया तीनों पहले लड़ते थे, अब एक हो गए, एक हो रहे हैं आर्थिक रूप से। वो एक एक्सेस बनना, जो एक्सेस पावर, ये देश के, विश्व के लिए एक अच्छा संकेत नहीं। और उसके अलावा जिस तरीके की और भी घटनाक्रम चल रहा है, जो बहुत से देशों में टर्मोइल चल रहा है, प्रियंका आपको जान के हैरत होगी, 42 देशों में इस समय लड़ाई चल रही है, 42। तो हम एक विश्व जो है वो पीसफुल नहीं है। क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी समस्या है। अब जो अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि वो पेरिस अकॉर्ड से निकल रहा है, वो कह रहे हैं कि आप लकड़ी जितनी काटो, हमें कोई उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ देखिए, पेड़ काटो तो जेल हो जाए। तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं। ये मनमानापन जो देखिए, जो एक आखिरी बात मैं भी अपनी बात समाप्त करूंगा, जो एक हॉब्स, लॉक, रूसो जो बड़े बड़े दार्शनिक थे, जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र के जो लोगों ने अध्ययन किया, वो होता था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा। अब मैं, मेरा समुदाय, मेरा धर्म, मेरी आस्था, मैं ही ठीक, मैं ही सच, ये वाली जो सोच आ रही है, ये सोच जो है ये बड़ी घातक है। क्योंकि अगर मैं ही सच हूँ और मैं ही सही हूँ, तो फिर जो है मैं अपनी बात चलाऊँगा, तो सामने वाला मेरी बात क्यों मानेगा। सर ने टोटल 8 बुक्स लिखी हुई हैं, उनमें से कुछ बुक्स हैं हमारे पास आज, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। इसकी तो चर्चा नहीं हुई। हाँ, इसकी चर्चा नहीं हो पाई, कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू करने की। द हाउस ऑफ सिंधियास और द लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, ये भी एक बहुत ही अच्छी बुक है, और ये अवेलेबल है ऑनलाइन। सो इसको ज़रूर कोशिश करें, खरीदें और पढ़िए। धन्यवाद, सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिविंग इन कॉन्स। दिस वॉज रशीद किडवाई। फिर मिलते हैं।